एआई, मशीन लर्निंग, एलएलएम्स, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सब एक ही चीज़ है या इनमें कोई बहुत बड़ा फर्क है? देखिए, अक्सर होता क्या है कि इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में आखिर असली फर्क है क्या? चलिए, इस पूरी पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, जैसे रूस की वो मशहूर मट्रियोश्का गुड़िया होती है ना, एक गुड़िया के अंदर दूसरी और उसके अंदर एक और। बस एआई की दुनिया भी ठीक इसी तरह एक दूसरे के अंदर ही समाई हुई है। तो चलिए, खोलते हैं इस गुड़िया को पहली परत से और जानते हैं एआई के इस परिवार के हर सदस्य को जरा करीब से। तो सबसे बाहर, सबसे बड़ी वाली गुड़िया वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये समझिए कि एक बहुत बड़ा छाता है जिसके नीचे बहुत कुछ आता है। इसका बस एक ही बड़ा लक्ष्य है, ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, प्लानिंग कर सकें और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकें। ठीक है, अब इस बड़ी गुड़िया के अंदर झांकते हैं। यहाँ हमें मिलती है मशीन लर्निंग या एमएल। ये वो इंजन है जो आज के एआई को असल में चलाता है। एमएल सिस्टम्स को ये काबिलियत देता है कि वो डेटा से खुद पैटर्न सीख सकें, बिना किसी को एक एक लाइन का कोड लिखकर बताएं। मतलब वो डेटा से सीखता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। और अब सबसे अंदर, सबसे नई और सबसे दिलचस्प गुड़िया, ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स। ये मशीन लर्निंग का भी एक और एडवांस हिस्सा है जिसे डीप लर्निंग कहते हैं। उसकी एक बहुत ही खास ब्रांच है। इनका सिर्फ एक ही काम है, भाषा को समझना और भाषा को बनाना। आज एआई की दुनिया में जो हम क्रांति देख रहे हैं, उसके सेंटर में यही एलएलएम्स हैं। तो ये तस्वीर देखिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाती है। सबसे बाहर है एआई का बड़ा दायरा। उसके अंदर है मशीन लर्निंग जो डेटा से सीखता है। फिर आता है डीप लर्निंग जो इंसानी दिमाग से इंस्पायर्ड न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करता है। और उसके भी दिल में है आज के एलएलएम्स। हर एक परत अपने से पिछली वाली परत की नींव पर ही खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि एआई यहां तक पहुंचा कैसे? देखिए, यह सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं भी थीं और उतनी ही बड़ी असफलताएं भी, जिन्हें एआई विंटर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सफर शुरू होता है 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस से। यहीं पे ऑफिशियली एआई का जन्म हुआ। लेकिन जो शुरुआती उम्मीदें थी वो जल्दी ही टूट गईं और 80 का दशक आते आते एआई विंटर का दौर आ गया, जब फंडिंग और दिलचस्पी दोनों ही ठंडी पड़ गईं। फिर 1997 में एक बहुत बड़ी जीत हुई, जब आईबीएम के डीप ब्लू ने चेस के शहंशाह गैरी कास्परोव को हरा दिया। लेकिन असली भूचाल तो आया 2012 में डीप लर्निंग के ब्रेक थ्रू के साथ। और फिर 2017 में एक ऐसा रिसर्च पेपर आया जिसने आज की एआई क्रांति की नींव रख दी। हाँ, वो 2017 का पेपर वो सच में एक गेम चेंजर था। उसने एक ऐसी नई आर्किटेक्चर को जन्म दिया जिसने आज के इन पावरफुल एलएलएम्स को मुमकिन बनाया है। गूगल के रिसर्चर्स का ये पेपर था जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसने दुनिया को ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से मिलवाया। देखिए, चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स की जो असली ताकत है ना, वो यही टेक्नोलॉजी है। इसका असली जादू है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में। ये मॉडल को ये समझने की ताकत देता है कि किसी भी वाक्य में कौन सा शब्द किस दूसरे शब्द के लिए सबसे जरूरी है, भले ही वो एक दूसरे से कितनी ही दूर क्यों ना हो। बस इसी से भाषा की वो गहरी समझ पैदा होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, पुराना एमएल एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसा था जो सिर्फ एक ही काम में माहिर था और उसे बिल्कुल साफ सुथरा स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए होता था। दूसरी तरफ एलएलएम्स हैं एक जनरल फिजिशियन की तरह, एक जनरलिस्ट जो कई तरह के काम कर सकते हैं, बिखरे हुए टेक्स्ट को भी आसानी से समझ लेते हैं और भाषा की बारीकियों को पकड़ने में तो उस्ताद हैं। लेकिन इस कमाल की तरक्की की एक कीमत भी तो है। ये सिस्टम्स जितने पावरफुल हैं, अपने साथ उतने ही बड़े खतरे भी लेकर आते हैं। और इन खतरों में से एक सबसे बड़ा खतरा है हैलुसिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कोई एलएलएम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई ऐसी बात बता दे जो असल में पूरी तरह से झूठी या मनगढ़ंत हो। पर ऐसा होता क्यों है? इसकी कई वजह हैं। हो सकता है कि जिस डेटा पर उसे ट्रेन किया गया उसी में कहीं कोई गलत जानकारी हो, या फिर वो अपनी ही एक छोटी सी गलती को पकड़कर उसे बार बार दोहराता है और उसे बहुत बड़ा बना देता है। और सबसे बड़ी बात, ये समझना जरूरी है कि ये मॉडल्स सच बोलने के लिए नहीं बने हैं।
इनका काम है ऐसा टेक्स्ट बनाना जो इंसानों जैसा लगे। और खतरों से हटकर बात करें तो इसकी एक पर्यावरणीय कीमत भी है। क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि GPT-3 जैसे एक बड़े मॉडल को ट्रेन करने में कितना पानी लग जाता है? सिर्फ कूलिंग सिस्टम के लिए करीब करीब 7 लाख लीटर। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और अब जरा ऊर्जा की खपत पर नजर डालिए। टेक्स्ट बनाना सबसे कम ऊर्जा लेता है। एक इमेज बनाने में उससे कई ज्यादा एनर्जी लगती है, और एक वीडियो बनाने में उसमें तो टेक्स्ट के मुकाबले 2000 गुना ज्यादा ऊर्जा तक लग सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे जैसे AI टेक्स्ट से आगे बढ़कर तस्वीरें और वीडियो की दुनिया में जाएगा, उसकी ऊर्जा की भूख कई गुना बढ़ जाएगी। तो जाहिर है इन सब खतरों को देखते हुए दुनिया भर की सरकारें अब जाग रही हैं और इस पावरफुल टेक्नोलॉजी पर लगाम कसने के तरीके ढूंढ रही हैं। इस मामले में सबसे आगे है यूरोपियन यूनियन अपने AI एक्ट के साथ। ये एक लैंडमार्क कानून है जो AI सिस्टम्स को इस बात पर परखता है कि उनसे समाज को कितना खतरा हो सकता है। ये कानून क्या करता है कि ये AI को रिस्क के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांट देता है। कुछ AI सिस्टम्स जैसे कि सरकार की तरफ से सोशल स्कोरिंग, इन्हें इतना खतरनाक माना गया है कि इन्हें पूरी तरह से बैन ही कर दिया गया है। फिर आते हैं हाई रिस्क AI जैसे कि मेडिकल डिवाइस, इन पर बहुत ही सख्त नियम है। और GPT-4 जैसे मॉडल्स को ट्रांसपेरेंट रहने के लिए कहा गया है। और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल्स हैं उन पर सबसे कड़ी निगरानी रखने का प्रावधान है। और हाँ, ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं है। अगर कोई कंपनी इनका पालन नहीं करती तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है, 35 मिलियन यूरो तक, या फिर कंपनी के कुल सालाना ग्लोबल टर्नओवर का 7%। मतलब साफ है, कंपनियों को इसे सीरियसली लेना ही होगा। तो हमने AI, NL और LLMs की गुत्थी को सुलझाया, उनके इतिहास को देखा और उनके साथ आने वाले खतरों को भी समझा। अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हैं। हम इंसानों की तरह सोचने वाली मशीनें तो बना रहे हैं, पर क्या हम ये भी पक्का कर सकते हैं कि वो हमेशा हर हाल में इंसानियत की भलाई के लिए ही काम करेंगी? ये शायद हमारे दौर की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चुनौती है।